राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, मनोविज्ञान के संप्रदाय कर रहे थे जिसमें अपनों ने संरचनावाद कर लिया था, मनोविश्लेषणवाद कर लिया था। देखो, इसमें ये अपनों ने सारे एक बार मोटा मोटा देख लिया था सभी को। उसके बाद किया था ये संरचनावाद, जिसको अंतर्निरीक्षणवाद भी बोलते हैं। उसके बाद प्रकार्यवाद संप्रदाय यानी कि जो कार्यात्मकवाद है, इसको भी कर लिया था कंप्लीट। और मनोविश्लेषणवाद को भी कर लिया था। इसके जो प्रवर्तक है वो सिगमंड फ्राइड है और काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसके बाद में मानवतावाद को भी अपने कर लिया था। और अपनों ने ये भी कर लिया था अब्राहम मेस्लो की जो आवश्यकता का सिद्धांत है। ये निम्न स्तर और मध्य स्तर, उच्च स्तर, इन तीनों को अच्छे से देखा था, जिनमें 5 आवश्यकताएं हैं। तो आज अपने अब करते हैं व्यवहारवाद संप्रदाय, और इसके बाद में करेंगे समग्रवाद यानी कि जो गेस्टाल्टवादी है ये करेंगे। फिर अपने करेंगे संज्ञानवाद को, प्रयोजनवाद को। इस वीडियो में अपने ये करेंगे कवर। तो एक बार यहाँ पर इनको देखते हैं मोटा मोटा। यहाँ से सीधा सीधा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संरचनावाद संप्रदाय है, इनके प्रवर्तक देखो कौन है, विलियम वुंट और टीचनर, जो इनके शिष्य है टीचनर। और प्रारंभ कब होता है, ये 1892 में। और व्यवहारवाद संप्रदाय है, इसके अगर प्रवर्तक की बात करें तो वॉटसन है, इसके साथ हल, टोलमैन, स्किनर भी ध्यान रखना। 1913 में प्रारंभ हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये व्यवहारवाद वाला। और समग्रवाद की बात करें तो प्रारंभ 1912 में, और इसके जो मुख्य प्रवर्तक है वो मैक्स वर्दीमर, तो आपको ध्यान रखना, इसके साथ कोहलर, कोफ्ता और कुर्तलेविन। मनोविश्लेषणवाद के जो प्रवर्तक है सिगमंड फ्राइड, इसके साथ जुग एंडलर भी ध्यान रखना। 1900 ईस्वी में प्रारंभ हुआ इसका। तो इन संप्रदाय को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब बात करते हैं व्यवहारवाद संप्रदाय की। तो देखो, व्यवहारवाद जो संप्रदाय है, इसकी बात करें तो मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय का विकास होता है वो 20वीं सदी में होता है। कब होता है व्यवहारवाद संप्रदाय का? 20वीं सदी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसकी अगर बात करें, जो जे.बी. वॉटसन है, पूरा नाम देखो, जॉन ब्राड्स, जे.बी. वॉटसन, इनके द्वारा कब व्यवहारवाद? 1913 में व्यवहारवाद की शुरू हुई। तो इनका ये भी ध्यान रख लेना आप। तो स्थापना देखो, जे.बी. वॉटसन द्वारा 1913 में व्यवहारवाद संप्रदाय की। समर्थक और कौन है इसके? तो बी.एफ. स्किनर, मैकडूगल, क्लार्क हल हो गए, टोलमेल, ई.पी. पावलव, ये सारे इनके समर्थक है। और जो जे.बी. वॉटसन है, इनको अच्छे से ध्यान रखना है, इसकी स्थापना की इन्होंने। और ये सारे इनको क्या बोलते हैं? व्यवहारवादी समर्थक बोलते हैं। अब एक इस प्रकार का ये ध्यान रखना कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्यवहारवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किन्होंने किया, सबसे पहले जो प्रयोग किया वो विलियम मैकडूगल द्वारा किया गया। इनकी पुस्तक ध्यान रखना, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग देखो 1905 में। जब तक तो ये आया नहीं था, तो इसकी शुरुआत तो 1913 में होती है व्यवहारवाद की, ठीक है ना, जो कि जे.बी. वॉटसन द्वारा। और जो व्यवहारवाद शब्द का जब प्रयोग किया गया वो तो 1905 की बात, जब तक तो ये आया ही नहीं था, ये तो 1913 की बात है। तो व्यवहारवाद शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ वो 1905 ईस्वी में हुआ, विलियम मैकडूगल के द्वारा। इन्होंने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया था इसका शब्द का प्रयोग। तो विलियम जो मैकडूगल है, ये सबसे पहले इसका प्रयोग, सर्वप्रथम जो प्रयोग करते हैं वो ये करते हैं 1905 में इस शब्द का प्रयोग किया। और इनकी पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। और इसकी जो शुरुआत यानी कि जो इसकी स्थापना करते हैं 1913 में, वो जे.बी. वॉटसन। अब देखो, वॉटसन के अनुसार व्यवहार की जो उत्पत्ति है ना, वो उद्दीपक और अनुक्रिया से होती है। उद्दीपक यानी कि जो लक्ष्य होता है, तो वॉटसन के अनुसार व्यवहार की जो उत्पत्ति होती है वो उद्दीपक और अनुक्रिया से होती है, जो अनुक्रिया करते हैं। यानी कि वॉटसन का ये कहना था कि जो हमें दिखाई देता है ना, वही व्यवहारवाद है। तो ये व्यवहार आया 1913 में, और शब्द की जो सबसे पहले प्रयोग हुआ था वो 1905 में। देखो, जो ये लक्ष्य है ना, लक्ष्य प्राप्ति, ये लक्ष्य प्राप्ति है, इसके लिए ना जो उद्दीपक होता है, इसको लक्ष्य ही बोलते हैं। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो आनुवंशिक गुण होते हैं, जो अपने कह देते हैं भाई, माता मान लो कोई माता पिता, अगर टीचर है, पिता कुछ और मान लो जॉब में है, तो जरूरी नहीं है उनके बच्चे भी उसी तरह उनके जो आनुवंशिक यानी कि जो आनुवंशिक गुण है उन पर ही मतलब डिपेंड हो। वैसे ही अगर कोई बच्चा, अगर माँ टीचर है तो बच्चा भी टीचर हो, कोई जरूरी नहीं है। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए आनुवंशिकता गुणों की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो कैसे रहन सहन, वहाँ का कैसे स्थिति है, कैसे रहते हैं। जैसा बच्चों को माहौल मिलेगा, जैसा वो रहेंगे, उसी प्रकार वैसे ही वो बच्चे अपने आप ही उसी अकॉर्डिंग चले जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि उनके माता पिता जिस जॉब में है वो ही अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर बने,
तो व्यवहारवाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। व्यवहारवाद की 20वीं शताब्दी ध्यान रखना, और कि जो इसका विकास है ना 20वीं सदी में मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय का विकास हुआ, और जो 1913 में व्यवहारवाद की शुरुआत की इन्होंने जेबी वॉटसन ने, और व्यवहार शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया वो विलियम मैकडूगल ने किया था 1905 में, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी इनकी जो पुस्तक है इसमें। और इनके समर्थक जरूर ध्यान, बी एफ स्किनर है, मैकडूगल है, क्लार्क हल है, टोलमेल है, ईपी पावलोव है। अब ये थोड़ी सी इनकी वॉटसन की पुस्तकें हैं, इनको भी थोड़ा देख लो। देखो कि व्यवहार मनोविज्ञान एक तुलनात्मक अवधारणा, ये इनकी पुस्तक है। तो पुस्तक में सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का वर्णन व्याख्या इस पुस्तक में किया गया 1914 में, ये जेबी वॉटसन ने किया इसका। तो ये पुस्तक व्यवहार मनोविज्ञान एक तुलनात्मक अवधारणा ध्यान रखना। दूसरी जो पुस्तक है मनोविज्ञान व्यवहार एक दृष्टिकोण 1919 ईस्वी में, और थर्ड पुस्तक व्यवहारवाद, ये और ध्यान रखना पूर्णतः व्यवहारवाद पर आधारित, ये प्रकाशन इनका 1924 ईस्वी में। ये भी पुस्तकें देख लेना तो आपको व्यवहारवाद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट समग्रवाद या गेस्टाल्टवाद, तो ये जो है ना वर्दीमर कोहलर कोफ्ता, ये गेस्टाल्टवादी है, इनके ये भी ध्यान रखना। तो समग्रवाद बोलते हैं इसको, गेस्टाल्टवाद भी बोलते हैं। तो देखो इनके जो मूल प्रतिपादक है वो है मैक्स वर्दीमर, ठीक है। और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जर्मनी में मनोविज्ञान के समग्रवाद नामक संप्रदाय का उद्भव हुआ था, और इसके साथ वर्दीमर, कोहलर, कोफ्ता, ये तीनों अच्छे से ध्यान रखना है। जो ये गेस्टाल्ट शब्द है ये जर्मन भाषा का, ये भी लिख लेना इसके साथ में। और इस संप्रदाय के मूल परिवर्तक तो मैक्स वर्दीमर है, ये हो गए, और इसके जो सहयोगी है वो कोहलर, कोफ्ता, एक कुर्ट लेविन और लिख लेना, वो भी है। ये समग्रवाद के सहयोगी प्रतिपादक है भाई, मैं लिख देती हूँ, ये रेन के सहयोगी इधर लिख रखे हैं मैंने। आगे देखो गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या है, पूर्णाकार या संपूर्णाकार या एक व्यवस्थित समग्र, यानी कि व्यवस्थित समग्र या संपूर्णाकार या पूर्णाकार एक ही बात है। तो देखो पूर्ण से अंश शिक्षण पद्धति संप्रदाय की देन है। तो इस संप्रदाय की जो देन है वो पूर्ण से, यानी कि पूरा, पहले पूर्ण को, पूरे को देखो, फिर एक एक अंश की ओर, तो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण पद्धति संप्रदाय की देन है। यानी कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार देखें तो भी कोई भी मान लो कोई चीज है, कोई वस्तु है, उसको यानी कि पहले उस वस्तु या परिस्थिति को ना समग्र रूप में देखना, यानी कि उसको पहले पूरी को दिखाना, समग्र रूप में देखते हैं, और फिर उसको एक सम्मिलित समूह है, एक तत्व होते हैं उनके रूप में देखना, यानी कि पूर्ण से अंश की ओर बल देता है। जैसे कि एक कोई मान लो पौधा है या फ्लावर देख लो, उसको पहले पूरे को दिखाओ कि सभी बच्चों को कि कैसा है ये, फिर उसकी एक एक चीज को बताओ अंश को कि इस प्रकार से ये बना है, ये ऐसे बना है, यानी कि पूर्ण से अंश की ओर। तो मैक्स वर्दीमर ने पुस्तक लिखी है एक, ये ध्यान रखना, प्रोडक्टिव थिंकिंग, आभासी गति अध्ययन और चिंतन प्रक्रिया का मनोविज्ञान अध्ययन किया। कोफ्ता ने जो पुस्तक लिखी वो है परसेप्शन इन इंट्रोडक्शन टू गेस्टाल्ट थ्योरी द ग्रोथ। तो ये है कोफ्ता की पुस्तक। तो जो गेस्टाल्टवादी है इनके अनुसार देखो, ये कहते हैं भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु को, वस्तु है उसको समग्र रूप में देखता है, यानी कि उसको पूरी देखेंगे पहले, समग्र रूप में देखता है अथवा ग्रहण करता है। तो अब देखो आगे गेस्टाल्टवादियों जो कि वर्दीमर है, इन्होंने चिंतन के 3 प्रकार बताए हैं। ए प्रकार का चिंतन, उत्पादी चिंतन। तो ये ए प्रकार का चिंतन है, ये कैसा होता है, यानी कि ए प्रकार का जो चिंतन है ये एक तरह से उत्पादी चिंतन है, जिसमें बालक लक्ष्य व उस तक पहुंचने के साधन में जो प्रत्यक्ष संबंध है वो स्थापित करता है। और बी प्रकार का चिंतन देखो एक ऐसा चिंतन है जो आंशिक उत्पादी और वह आंशिक अनुत्पादी होता है, यानी कि एक प्रकार से ये अयांत्रिक होता है भाई। तीसरा जो है वाई प्रकार का चिंतन। अब ये देखो इस प्रकार के चिंतन में प्रत्यक्ष और भूल की जो समस्या है उसी समस्या के पहलू के आपसी संबंधों को जानकर ही व्यक्ति क्या करता है, समाधान स्टार्ट करता है, समाधान प्रारंभ करता है। और जो ये गेस्टाल्ट जो है वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक, इन्होंने प्रत्यक्षण के कुछ नियमों का भी उल्लेख किया है भाई, जैसे समानता का नियम आ गया और समीप्य का नियम आ गया, जैसे कि वस्तुनिष्ठ सेट का नियम आ गया, स्मृति का नियम आ गया, एक निरंतरता का नियम आ गया, आकृति पृष्ठभूमि का नियम आ गया। आपको समग्रवाद भी शायद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट संज्ञानवाद, इसको निर्मितवाद भी बोलते हैं। तो देखो जो संज्ञानवाद के प्रतिपादक है वो है जीन प्याजे, मोस्ट इंपोर्टेंट संज्ञान प्याज। और इसके जो अन्य समर्थक है वो ध्यान रखना, जेरोन ब्रूनर है, कुर्ट लेविन है, वाई गोत्स्की है, ये इनके समर्थक है।
और इस संप्रदाय का केंद्र मानसिक क्रियाओं जैसे कि तर्क आ गया, चिंतन, कल्पना, स्मृति, समस्या समाधान तथा संप्रदाय, ये सब मानते हैं, इनको मानते हैं, संप्रदाय को मानते हैं, लिख देना यहाँ पर। तो केंद्र है वो मानसिक क्रियाओं में जैसे तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मृति, इन समस्या समाधान का संप्रदाय को मानते हैं। और इसको निर्मितवाद भी बोलते हैं। संज्ञानवाद को प्रतिपादक जीन प्याजे है और इनके समर्थक ध्यान रखना। और संज्ञानवाद पर देखो भाषा व कंप्यूटर विज्ञान का प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि संज्ञानवाद है ना, उनके मन में तुलना कंप्यूटर से की गई है, जो सूचना को प्राप्त करता है, यानी कि अगर कह सकते हैं सूचना को प्राप्त करना यानी कि प्रक्रमण करना, इसको संचित करता है। संज्ञानवाद पर इस भाषा और कंप्यूटर विज्ञान का प्रभाव पड़ता है। तो भाई ये संप्रदाय चिंतन, तर्क, कल्पना आदि मानसिक क्रियाओं पर बल देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, संज्ञानवाद किस पर बल देता है? चिंतन, तर्क, कल्पना और मानसिक संक्रियाओं पर बल देता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका प्रतिपादक और अन्य समर्थक, इसके ध्यान रखना। नेक्स्ट, साहचर्यवाद। तो साहचर्यवाद इस संप्रदाय के जो जनक है वो है जॉन लॉक, इंग्लैंड के है ये जॉन लॉक, इसके जनक है। समर्थक इसकी बात करें साहचर्यवाद के, वो होब्स, हॉटले और जॉर्ज ब्रैकरले ब्राउन है। तो ये जो साहचर्यवाद है ना, साहचर्यवाद, इनकी बात करें तो ये पूर्व ज्ञान जो पहले का ज्ञान है उसको अधिगम्य सहायक मानते हैं। मतलब ये साहचर्य किनको सहायक मानते हैं? यानी कि पूर्व ज्ञान को अधिगम्य सहायक मानते हैं। और ये जो मतलब बात करें तो इनकी ये जो पुनर्बलन है उस पर बल देता है, यानी कि ये संप्रदाय अनेक शिक्षण विधियों पर आधारित होती है तथा पुनर्बलन पर बल देते हैं। तो भाई कोई भी बालक है जन्म के बाद में जिस वातावरण से क्या साहचर्य व्यवहार करता है, तो वो उसी वातावरण के अनुसार बालक अपना व्यवहार को भी निर्मित कर लेता है। जैसे वहाँ मतलब वातावरण में जिस एरिया में रह रहा है और वो उसी के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं। तो देख लो, जॉन लॉक ने साहचर्य संबंधी अपने विचारों को 1690 ईस्वी में अपनी पुस्तक इजी कंसिडरिंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये इनकी पुस्तक है। जॉन लॉक ने साहचर्य संबंधी अपने विचारों को कब? 1690 ईस्वी में अपनी ये पुस्तक, इनकी ध्यान रखना, इनमें बताया इन्होंने अपने विचारों को। और इन मनोवैज्ञानिकों ने समरण व मानसिक क्रियाओं की तुलना में अधिगम पर अधिक बल दिया है। इन्होंने देख लो भाई, साहचर्य में अगर बात करें तो मनोवैज्ञानिक है जो इन्होंने समरण व मानसिक क्रियाओं की तुलना में जो अधिगम है इस पर ज्यादा बल दिया है और अधिगम के आधार पर अनुभव पर बल दिया है। जॉन लॉक के अनुसार देखो परिभाषा कि बालक जन्म के समय कागज के समान खाली मस्तिष्क को लेकर पैदा होते हैं। जब जन्म होता है उनका, तो उनका जो मस्तिष्क होता है बिल्कुल काली कागज जो खाली कागज होता है उसके समान होता है, पैदा होता है वो मस्तिष्क खाली कागज के समान मस्तिष्क को लेकर के, जिस पर साहचर्य व्यवहार से अपने अनुभव लिखता है। और इसके इन दो भाग भी बताए, एक प्राचीन साहचर्यवाद, एक आधुनिक जो साहचर्यवाद है। और अरस्तु ने ना जो साहचर्य है इनके 3 नियमों का भी प्रतिपादन किया, एक तो समानता का नियम और एक विरोध का नियम और एक सहवर्तिता का नियम। तो आपको साहचर्यवाद भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। संज्ञानवाद को निर्मितवाद बोलते हैं। इसके प्रतिपादक है वो जीन प्याजे, अन्य समर्थक जेरोन ब्रूनर और कुर्तलेविन वाइगोत्स्की है। और संज्ञानवाद पर भाषा व कंप्यूटर विज्ञान का प्रभाव पड़ता है। साहचर्यवाद के जनक जॉन लॉक है और के समर्थक की बात करें तो होब्स और हॉटले और जॉर्ज बार्कले ब्राउन है। और इनकी ये पुस्तक ध्यान रखना। और इन्होंने अगर बात करें जो ये साहचर्यवाद है ये पूर्व ज्ञान को अधिगम में सहायक मानते हैं भाई। नेक्स्ट, प्रयोजनवाद। देखो प्रयोजनवाद, इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक है वो है विलियम मैकडूगल। ये संप्रदाय क्या कहता है प्रयोजनवाद कि प्रत्येक कार्य के पीछे, कोई भी कार्य उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है। साथ ही ये जो संप्रदाय है ना ये आत्म सम्मान को महत्व देता है। किसको? तो ये इतनी चीजें आप जरूर ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है। एक तो प्रयोजनवाद के प्रवर्तक विलियम मैकडूगल, और प्रयोजनवाद को आत्म सम्मान को महत्व देता है, मन ऊर्जा को महत्व, चेतना का विरोध करता है ये। और इस सिद्धांत के अनुसार सभी कार्य के पीछे कोई ना कोई क्या होता है, उद्देश्य या प्रयोजन अवश्य होता है। और व्यक्ति लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही व्यवहार करता है। व्यवहार के लिए क्रियाओं का होना आवश्यक है। इस व्यवहार के लिए क्या होता है, क्रियाओं का होना जरूरी है। तो आप इतनी चीजें ध्यान रखना। आत्म सम्मान को महत्व देता है, चेतना का ये विरोध करता है। और इस सिद्धांत के अनुसार सभी कार्य है उनके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, यानी कि प्रयोजन अवश्य होता है। और व्यक्ति लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करता है, व्यवहार करता है। लक्ष्य को प्राप्त करेगा, लक्ष्य को जैसे प्राप्त करता है वैसे व्यवहार करता है। व्यवहार के लिए वो क्या करेगा, क्रियाओं का होना ही जरूरी होता है। और मूल प्रवृत्ति के ये 3 अंग होते हैं, जानना, अनुभव करना और संकल्प करना।
व्यक्ति किसी प्रयोजन से प्रेरित होकर ही निश्चित व्यवहार करता है। कोई प्रयोजन यानी कि कोई लक्ष्य है, देखो लक्ष्य होगा तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो व्यवहार करेगा। और उद्देश्य है, देखो किसी सिद्धांत के अनुसार सभी कोई भी कार्य उसके पीछे उद्देश्य जरूर होगा, कोई ना कोई प्रयोजन होगा। तो व्यक्ति किसी प्रयोजन से प्रेरित होकर ही वो निश्चित व्यवहार करेगा। और मैकडूगल के अनुसार देखो मूल प्रवृत्ति व स्वाभाविक शक्ति है। मूल प्रवृत्ति व कौन सी स्वाभाविक शक्ति है? जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु को देखकर, कोई वस्तु है उसको देखकर उसके प्रति जो प्रेरणा उसका अनुभव करके एक निश्चित प्रयोजन की प्राप्ति के लिए व्यवहार करता है। और विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया है। और ये अभी प्रेरणा करेंगे उस टॉपिक में, 14 मूल प्रवृत्तियां भी करेंगे। तो मैंने इसमें नहीं ऐड किया है, अभी प्रेरणा में ही आपको ये करवाएंगे। तो विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया। और सभी जो मूल प्रवृत्तियां 14 प्रकार की, उसके स्थायी स्वयं भी तो जुड़े होते हैं, वो आगे होंगे उनके, वो सारे अपने उसमें करेंगे। तो बालक के प्रारंभिक जीवन का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है। तो ये वाला अपना हो जाता है दोस्तों टॉपिक कंप्लीट।